राह पे कांटे बिखरे अगर उस पर तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को फिर भी ढलना ही है। हिम्मत रंग लाएगी, मुश्किल टल जाएगी, सुबह फिर आएगी। हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कंपटीशन वाला के इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से। रफ्तार बैच हमारा बैच है, केमिस्ट्री की एक क्लास है। मैं हूं आपका ऋतिक सर, और ये जो लाइन है मैंने शुरू में अपनी आवाज में गाने की कोशिश करी। ये लाइन डेडिकेटेड है हर उस बच्चे को जो दिन रात पूरी मेहनत के साथ नीट की तैयारी कर रहा है। हर वो बच्चा जिसकी आंखों में ये सपना है कि उसको डॉक्टर बनना है। हर वो बच्चा जो मेडिकल कॉलेज की सीट पर पाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, समाज का, अपने परिवार का, अपना नाम रोशन करना चाहता है। हर वो बच्चा जो पूरी मुश्किलों के बावजूद, हर तरह की मुश्किलों के बावजूद अपनी तैयारी में लगा हुआ है। किसी की पढ़ाई खराब हो गई, कोई कोरोना में बीमार पड़ गया, किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे लगे हुए हैं। बच्चे लगे हुए हैं। आप जैसे बच्चे जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं और देखकर बातें कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हर वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको मैं सलाम करता हूं मेरी तरफ से। बहुत 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 सैल्यूट आप लोगों को, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हैं। और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि इस देश का जो भविष्य है बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है, बहुत ज्यादा उज्जवल होने वाला है। तो हर वो बच्चा जो पूरी स्पिरिट के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहा है, मेरी तरफ से उस बच्चे को बहुत 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 सैल्यूट्स और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आप अपनी जिंदगी में अच्छे से अच्छा करें। बस ये जो स्पिरिट है ना, जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो लड़ने की स्पिरिट है हमारी, इस स्पिरिट को मरने मत देना। जरूरी है वो स्पिरिट जो है, उस स्पिरिट को डेड नहीं होने देना है। उस स्पिरिट को हमें मेंटेन रखना है, ठीक है ना। राह में मुश्किलें भी आएंगी, कांटे भी होंगे, लेकिन हमें चलना है। राह में मुश्किलें भी आएंगी, कांटे भी होंगे, लेकिन हमें चलना है और हमें मंजिल पर पहुंचना है। और इस मंजिल पर पहुंचने के लिए, आपका हाथ पकड़ने के लिए हम लोग हैं, PW है, हम सारी फैकल्टीज हैं जो आपका हाथ पकड़ के आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में आज एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम बात करने वाले हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला की और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। बच्चों देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था कि रिडबर्ग फॉर्मूला वो फॉर्मूला था। हम बोर मॉडल के बारे में काफी सारी बातें कर चुके हैं। कल के लेक्चर में हमने थोड़ी सी स्पेक्ट्रम की बातें भी की थी। तो रिडबर्ग फॉर्मूला जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला बेसिकली एक ऐसा फॉर्मूला था जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए दिया गया था। और अगर आपको मेरे पिछले लेक्चर्स आपने देखे और आपको याद हो कि बोहर मॉडल की पूरी कहानी को शुरू करने के पीछे इसी रिडबर्ग फॉर्मूले का ही हाथ था। दिस इज द रिडबर्ग फॉर्मूला। अब बोर ने क्या किया था? बोर ने अपना जो रिडबर्ग फॉर्मूला बना के दिया था, बोहर ने जो रिडबर्ग फॉर्मूला बना के दिया था, वो रिडबर्ग फॉर्मूला जो बोर ने बनाया था, उसके आधार पर ही उसका पूरा मॉडल बना हुआ था। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। लेकिन ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूं, बोर जानता था, दुनिया नहीं जानती थी। दुनिया नहीं जानती थी। तो अगर आपके पास कोई चीज है, अगर आप कोई एक इन्वेंशन कर देते हैं और उस इन्वेंशन से आप किसी ऐसी चीज को ड्राइव कर देते हैं, आप किसी ऐसी चीज को प्रूव कर देते हैं जो मार्केट में आपसे पहले से मौजूद है, मार्केट में जो आपसे पहले से मौजूद है, तो आपकी इज्जत बन जाती है। आपकी इज्जत बन जाती है। बोर ने भी यही किया। बोर ने क्या किया? बोहर के मॉडल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट तब आया बच्चों, सबसे टॉप पॉइंट तब आया बच्चों, जब बोहर ने अपने मॉडल के थ्रू रिडबर्ग फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाया। यह बात बोर अपने दिमाग में जानता था, बैक ऑफ हिज माइंड ही न्यू दैट कि मेरे मॉडल से फॉर्मूला प्रूव होने वाला है। क्योंकि भैया
वो मॉडल उसने बनाया उसी फॉर्मूले से था, मतलब वो दुनिया को बता रहा था, कह रहा दुनिया को ये दिखा रहा था, कहता आप मेरे मॉडल की क्रेडिबिलिटी देखिए, आप मेरे मॉडल की क्रेडिबिलिटी देखिए। मेरे मॉडल आया, मैंने 1913 में मॉडल दिया है, 25 साल पहले रेडबर्ग नाम के एक आदमी ने एक फॉर्मूला बनाया, और आप देखिए मेरा मॉडल जो है वो कितना अच्छा मॉडल है। मैंने जो जो उसमें आगे अपना पेन गिरा दिया है, वाह, पेन मिल चुका है मुझे, कि मेरा मॉडल कितना अच्छा मॉडल है। आप देखिए कितना बढ़िया मॉडल है कि मैं इस मॉडल से रेडबर्ग फॉर्मूले को प्रूव कर देता हूं। और अंदर ही अंदर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, अंदर ही अंदर उसके दिमाग में चल रहा था, आई एम अ जोकिंग मैन, आई एम अ जोकिंग। क्यों? मैंने उसी फॉर्मूले से तो बनाया अपना पूरा मॉडल तो मैं तो प्रूव कर ही दूंगा ना। तो आइए देखते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में, हाइड्रोजन लाइक एटम में मौजूद है, और एनर्जी लेवल N2 से N1 में ट्रांजिट कर रहा है। जहां पर N2 बड़ा है, N1 छोटा है, एनर्जी लेवल N2 से N1 में ये ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। ये N1 है, ये N2 है। अब जब ये N2 से N1 में आया होगा तो N2 से N1 में आया होगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आया होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में गिरा होगा तो N2 से गिरते समय जब इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को छोड़ा होगा तो वो छोड़ा होगा h न्यू, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज की होगी। मैंने कल आपको बताया था, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाते समय इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है, ठीक है। हायर ऑर्बिट में से लोअर ऑर्बिट में जाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करता है? लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज कर दी एच न्यू के नाम की, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी क्या कर दी? लुजिया दी। एच न्यू के नाम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने लुजिया दी। तो डेल्टा ई कितना हुआ? कितनी एनर्जी का लॉस किया गया? एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन। En2 माइनस En1, En2 माइनस En1, ठीक है। सर N1 माइनस N2 क्यों नहीं किया? फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। हमें निकालना है लॉस। लॉस कैसे निकलेगा? हायर में से लोअर, कितनी थी और कितनी रह गई, हायर में से लोअर घटाएंगे तभी तो लॉस निकलेगा। तो एनर्जी का क्या निकालना है हमें? लॉस। इससे पहले कि हम रेडबर्ग फॉर्मूला को ड्राइव करें, एक पॉइंट मैं नोट पॉइंट के रूप में यहां लिखना चाहूंगा। ईच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन between orbits, each transition of electron between orbits corresponds to one photon of suitable energy। और इन्हीं फोटॉन्स को हमने क्या बोला था बेटा? स्पेक्ट्रल लाइन बोला था। इन्हीं फोटॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं फोटोग्राफ पर जब देखते हैं? तो स्पेक्ट्रल लाइंस। कि जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का मतलब एक फोटोन। तो अगर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 से 1 में आ रहा है, या 3 से 1 में आ रहा है, या 4 से 1 में आ रहा है, तो 4 से 1 में आ रहा है तो कितनी लाइनें आ रही हैं? 10 लाइनें आ रही हैं, या 6 लाइनें आ रही हैं। सॉरी, 4 से 1 में आ रहा है तो 6 लाइनें आ रही हैं। तो ये 6 लाइनें एक्चुअली वो 6 फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी कभी एनर्जी का लेन देन करता है, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स एनर्जी और रिलीज एनर्जी, इट डज सो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। इट डज सो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। क्लियर है? एंड दोस फोटॉन्स आर नोन एज स्पेक्ट्रल लाइंस। उन्हीं फोटॉन्स को हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, ठीक है ना? ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके। तो देखो डेल्टा एच, डेल्टा ई क्या होगा? -2 π² k² z² e⁴ N2² h², यही होगा। -2 π² m भी आएगा बीच में, -2 π² m
के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर, n2 स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर n1 स्क्वायर h स्क्वायर। अब आप देखें तो आपको देखने में काफी जहरीला लग रहा हो, दहशतनाक डरावना जहरीला टाइप का एक क्वेश्चन लग रहा है, नहीं डर लग रहा है ना? इसका जहर थोड़ा कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? जो जो आइटम कॉमन है उन्हें बाहर निकालते हैं। 2 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर h स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, जहां पर n1 n2 से छोटा है। n1 n2 से क्या है? छोटा, ठीक है, n1 n2 से क्या है बच्चे? छोटा है। अब ये जो डेल्टा ई है ये फोटोन की फॉर्म में निकला होगा, हाँ या ना? ये जो डेल्टा ई है किसकी फॉर्म में निकला होगा? फोटोन की फॉर्म में निकला होगा। तो फोटोन की फॉर्म में निकला होगा तो इसे मैंने कह दिया hc बाई लैम्डा, क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? मैंने अभी बताया एक ट्रांजिशन का मतलब एक फोटोन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब n2 से n1 आया होगा तो एक फोटोन छोड़ता हुआ आया होगा, hc बाई लैम्डा। यहां से 1 अपॉन लैम्डा बच्चों आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर सी एच क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है ना? 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर है? इस पूरी राम कहानी को एक कांस्टेंट बोल दिया गया। इस पूरी राम कहानी में केवल एक ही वेरिएबल है, वो है जेड स्क्वायर, तो उसे हमने अलग रख दिया और बाकी इस कहानी को हमने बोल दिया ये लीजिए आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये देखिए ठीक है ना? आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ये आ गया अपना रिडबर्ग फॉर्मूला। अब इस रिडबर्ग फॉर्मूले के अंदर RH क्या है? इस रिडबर्ग फॉर्मूले के अंदर बच्चों RH क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट इज RH हियर? RH है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब। इसे हम बोलते हैं बच्चों रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना? रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है और किसी के लिए नहीं, क्योंकि इसमें Z का रोल नहीं लिया है, इसमें Z का रोल नहीं लिया है, ये Z को अलग रखा है मैंने, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, ठीक है ना? इसकी वैल्यू होती है बच्चों 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 अपॉन वेवलेंथ है तो 1 अपॉन वेवलेंथ होता है वेव नंबर, तो वेव नंबर की डायमेंशंस होंगी बच्चों इसकी 1.1 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। इसे बोलते हैं RH। क्या बोलते हैं इसको? RH। क्लियर है? इसका नाम पड़ता है बच्चों RH। ये देखिए RH लिखा हुआ है। तो ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है बेटा फॉर हाइड्रोजन एटम है, इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पहला, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम R बराबर RH इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है? RH इंटू जेड स्क्वायर। तो किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर आपको R निकालना है, मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनी अदर एटम, ठीक है? तो हो सकता है कहीं कभी किसी किताब के पन्ने पलटते हुए कभी किसी गलती से किसी किताब की धूल झाड़ने का वक्त मिले और तुम धूल झाड़ रहे हो, तो तुम्हें फॉर्मूला ऐसा लिखा मिले 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, मतलब तुम्हें रिडबर्ग फॉर्मूला ऐसा लिखा मिले R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, तो ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये है कि RH इंटू जेड स्क्वायर को R लिख दिया गया है, ठीक है ना? RH इंटू जेड स्क्वायर को क्या लिख दिया गया है बेटा? R लिख दिया गया।
मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरीके से ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता है जो हाइड्रोजन एटम के लिए निकाला जाता है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये निकाला। ये बोहर मॉडल का सबसे सक्सेसफुल पॉइंट था, क्योंकि ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी करवाई थी, और 1888 में आया था ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को ही हम लोग रिडबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं। 1888 में आया था ये फॉर्मूला, और 1888 के अंदर जब ये फॉर्मूला आया था, और बोहर ने 1913 में ये फॉर्मूला लगभग 25 साल के बाद प्रूव किया बाय द हेल्प ऑफ हिज मॉडल। तो इट इज कंसिडर्ड वेरी बिग सक्सेस फॉर बोहर मॉडल। ठीक है ना? ये कहानी हो गई आपके बोहर मॉडल के रिडबर्ग फॉर्मूले के डेरिवेशन की। तो ये आपकी कहानी खत्म होती है रिडबर्ग फॉर्मूले के डेरिवेशन के साथ ही बोहर के मॉडल की। कल हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे। तो स्पेक्ट्रम के बारे में जो स्टडीज हमारी चालू थी, स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ डिस्कशन हमारा चालू था, उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? जैसे सपोज कीजिए कुछ कुछ बातें आपको बतानी है मुझे, वो बातें मैं आपको बता देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डिस्कशन के लिए अपन हाइड्रोजन का एनर्जी डायग्राम एक बार प्लॉट कर लेते हैं। क्या प्लॉट कर लेते हैं? हाइड्रोजन का एनर्जी डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। छोटा सा डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, बहुत बड़ा डायग्राम नहीं बनाने जा रहे। आज के लेक्चर में मैं आपको एंड में बताऊंगा उस सवाल का जवाब जो आपसे पूछा गया था एनर्जी वाले लेक्चर में, कि 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इलेक्ट्रॉन लेगा या नहीं लेगा। कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, कई लोगों ने आंसर इसका गलत दिया है। तो आज के लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल एक्सेप्ट फोटोन और इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सेप्ट फोटोन, व्हाट विल हैपन, वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है बच्चों? ओके सर। सपोज कीजिए ये सारी लाइनें वो हैं जो नीचे गिर रही हैं। ठीक है ना? ये नीचे गिर रही हैं N1 में। तो ये सारी की सारी लाइनें किस सीरीज की हैं बच्चों? ये सारी की सारी लाइनें किसकी हैं? ये 2 में गिर रही हैं ऐसे करके, और लिल्ला ले लेते हैं, लिल्ला, ये लेते हैं पिंक, ये गिर रही है इसमें। ठीक है? ये जो 3 लाइनें बनी हुई हैं ये लाइमन सीरीज की लाइनें हैं, हाँ या ना? 3 लाइनें जो हैं ये किस सीरीज की लाइनें हैं? लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज की लाइनें हैं, क्योंकि इसमें n बराबर 1 है, तो लाइमन सीरीज की लाइनें हैं। ये वाली बामर सीरीज की हैं, है ना बच्चों? ये वाली बच्चों ब्रैकेट सीरीज की। लाइमन बामर ब्रैकेट। ठीक है बच्चों मेरे? अब देखिएगा ध्यान से, लाइमन बामर ब्रैकेट की कहानी क्या है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, तो मजा आएगा आपको। मान लीजिए आपको किसी भी सीरीज की nth लाइन निकालनी है, कोई भी x लाइन निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 5th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 5th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 5th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो अगर मैं आपसे 5th लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पूछ रहा हूं बच्चों, तो लाइमन सीरीज देखते ही तो मैं ये समझ में आ जाएगा कि जो N1 होगा 1 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन N1 बराबर 1 में गिर रहा होगा। 5th लाइन कौन सी होगी? तो लाइन होगी N2 से N1, N2 से N1, हाँ या ना? लाइन होगी बच्चों N2 से N1। तो N2 क्या होगा? N1 होगा N1 प्लस एक्स, वेयर एक्स इज, किस लाइन की बात कर रहे हो वो, वेयर एक्स इज अपन किस लाइन की बात कर रहे हैं वो। जैसे 5th लाइन निकालनी है तो N5 होगा बेटा 1 प्लस 5, 6, 6 to 1, 6 to 1, सीधे फटाफट पता लग गया, सीधे अपने को पता लग गया, है ना?
छोटी सी ट्रिक है लेकिन काम की ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, काम की ट्रिक है ना, छोटी सी ट्रिक है लेकिन काम की ट्रिक है, रिट्रिक है, प्यारी सी ट्रिक है, बड़ा काम आती है कई बार। जब तुम्हारे काम आएगी तो तुम अप्रिशिएट करोगे, हाँ सर आई आई, मजा आया, मजा आया सर, मजा आया, ठीक है ना। एक्स लाइन के लिए n2 बराबर होता है, ये हर एक सीरीज पे लगेगा, केवल लाइमन पे नहीं, बस n1 बदलता जाएगा। बामर होता तो यहाँ 2 होता, ब्रैकेट में 3 होता, पास्टन में 4th होता, फुंड में 5th होता, 5 होता। मैं तुमसे पूछता, मुझे बताओ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो तुम क्या करते? 3 + 3 6, 6 to 3 खत्म। थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज 2 + 3 5, 5 to 2 खत्म। वर्बली सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइन, लास्ट लाइन बोलते हैं उसे, उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग लाइन। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर से कहां से आ सकता है भाई? सबसे बाहर से कहां से आ सकता है किसी भी सीरीज में? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एटम की बाउंड्री है कि इलेक्ट्रॉन एटम में घुसा, इलेक्ट्रॉन एटम में घुसा और घुसते ही किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में आ गया। लेट अस से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घुसा और घुसते ही किसमें आ गया? n = 1 में। तो ये लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन होगी, ये लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन होगी, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन एटम से क्या निकल गया? बाहर निकल गया। और एक बार इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया फिर वो फ्री हो गया, फिर वो क्या हो गया? फ्री हो गया। इसके बाद तो इसके पास n = 1 में आने का कोई तरीका ही नहीं है, या 2 में कोई तरीका ही नहीं है। तो ये हो गया लिमिटिंग लाइन, इसे बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सीरीज में, चाहे वो लाइमन हो, चाहे वो बामर हो, चाहे वो पास्टन हो, चाहे वो ब्रैकेट हो, चाहे वो फुंड हो, हम फ्री हो, लास्ट लाइन जो मिलेगी, दैट लास्ट लाइन जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से गिर के आएगा, इन्फिनिटी से, उसे बोलेंगे हम लोग सीरीज लिमिट। क्या बोलेंगे बच्चों? उसे बोलेंगे सीरीज लिमिट, लिमिटिंग लाइन, फाइनल लाइन, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा जी, अब कोई भी एक सीरीज पकड़ लेते हैं, कोई भी एक सीरीज पकड़ लेते हैं। एक बार एक छोटा सा डायग्राम और प्लॉट करना पड़ेगा। टू थ्री, ये हो गया इन्फिनिटी। मैं बार बार लाइमन का एग्जांपल ले रहा हूं तो आपको ऐसा ना लगे कि सब कुछ लाइमन में ही होता है। तो अपन इस बार लाइमन की छेड़ेंगे, लाइमन को नहीं छुएंगे, बामर से बात करते हैं, ठीक है। चलिए बमरिया से बात करते हैं, बमरिया से, बमरिया सीरीज से बात करते हैं। बामर सीरीज क्या कहती है? देखिए बामर सीरीज का क्या कहना है। देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सबसे पहले गिरेगा 3 से 2, फिर गिरेगा 4 से 2, फिर 5 से 2, फिर 6 से 2 एंड सो ऑन, और फाइनली गिरेगा इनफाइनाइट से 2, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन इस सीरीज की कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पड़ोस से गिरेगा। सबसे पहली लाइन यानी सबसे पहला फोटोन कौन सा होगा? जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पड़ोस से गिरेगा, हाँ या ना। तो जो पहली लाइन होगी उसका नाम पड़ेगा अल्फा लाइन। तो किसी भी सीरीज की जो पहली लाइन होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं अल्फा लाइन। दूसरी लाइन जो होती है उसे बच्चों बोलते हैं हम लोग बीटा लाइन, उसे बोलते हैं बीटा लाइन। ऐसे किसी भी सीरीज की तीसरी लाइन जो होती है उसका नाम होता है गामा लाइन। क्या होता है उसका नाम? गामा लाइन। फिर माँ ने गाना शुरू कर दिया, बच्चा बोला लाइन देके मम्मी को कि माँ गा, तो माँ ने फिर गाना शुरू कर दिया, बच्चा भाग गया। फिर माँ अच्छा गाती नहीं थी, एक्चुअली प्रॉब्लम थी। तो गामा लाइन काफी घटिया पीजे था, है ना, काफी घटिया पीजे था। खैर अब ये जो लास्ट वाली लाइन है, इस लास्ट वाली लाइन को हमने क्या बोला? लिमिटिंग लाइन। ये जो लास्ट वाली लाइन है इसे क्या बोला? लिमिटिंग लाइन। इसमें n2 = इन्फिनिटी हो गया, ये तो अपन ने देख ही लिया। अब देखो ये लाइनें बेसिकली क्या है, ये लाइनें है क्या? स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है? अभी मैंने क्या बताया था, ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज करस्पॉन्ड्स टू अ, ईच स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्ड्स टू अ व्हाट? ईच स्पेक्ट्रल लाइन
ईच स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्ड्स टू अ व्हाट? ईच स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्ड्स टू अ फोटोन, हाँ या ना? ईच स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्ड्स टू अ फोटोन। क्लियर है मेरी बात? प्रत्येक स्पेक्ट्रल लाइन एक फोटोन को शो करती है ना शो। तो अगर हर एक लाइन एक फोटोन को शो करती है तो इसमें सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होगा? इसमें सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होगा? बोलिए, अरे बोलो 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 बोलो, सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा होगा? जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बगल से करेगा पुचुक, जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बगल से करेगा पुचुक, चोट सबसे कम इलेक्ट्रॉन को तभी तो लगेगी पुचुक, हाँ या ना? पुचुक। तो किसी भी सीरीज की सबसे कम एनर्जी वाली लाइन कौन सी होती है? सबसे कम एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होता है? वो होता है अल्फा लाइन। अल्फा लाइन मतलब वो वाला फोटोन जो बिल्कुल बगल से आया है, जो बिल्कुल बगल से आया है, तो इसकी एनर्जी होगी मिनिमम। अब बेसिकली ये लाइन है क्या? ये लाइन है फोटोन। बेसिकली ये लाइन क्या है? ये लाइन एक फोटोन है। तो क्योंकि ये लाइन एक फोटोन है तो अगर ये मिनिमम होगा तो न्यू मिनिमम होगा, और अगर ये मिनिमम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। तो किसी भी लाइन की जो फर्स्ट लाइन होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम एनर्जी वाली लाइन होती है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी मिनिमम होंगे, वेवलेंथ होगी मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है, लास्ट वाली लाइन, अब इलेक्ट्रॉन भाई साहब छत से गिरा, बगल वाली से नहीं गिरा, छत से गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, धड़ाम। अभी क्या होता? पुचुक, अब वो धड़ाम पुचुक धड़ाम पुचुक धड़ाम। चोट कहां ज्यादा लगेगी? पुचुक में या धड़ाम में? पुचुक या धड़ाम, पुचुक या धड़ाम, धड़ाम। ऊपर से नीचे गिरा है यार, छत से नीचे गिर गया, हाथ पैर टूट गए उस बेचारे के। तुम्हें मजा आ रहा है? तुम पुचुक पुचुक कर रहे हो, उसके बेचारे के हाथ पैर टूट गए इलेक्ट्रॉन के। तो एनर्जी होगी इसकी मैक्सिमम लिमिटिंग लाइन की। तो किसी सीरीज के अंदर लिमिटिंग लाइन की एनर्जी होती है मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम, और लैम्बडा होता है मिनिमम। ये दो बातें तुम्हें हर किताब में दी होती है, याद रखनी है। दो बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों के दोनों। एक बात मैं तुम्हें बताता हूं, ये दोनों तो तुम्हें याद कर ही लोगे, है ना? ये तो इंट्रा सीरीज कंपैरिजन हो गया। क्या हो गया? ये तो इंट्रा सीरीज कंपैरिजन हो गया। किसी एक ही सीरीज में कंपैरिजन करके देख लिया हमने, है ना? ये तो इंट्रा सीरीज कंपैरिजन हो गया, ये हमने किसी एक ही सीरीज में कंपैरिजन करके देख लिया। एक कंपैरिजन मैं तुम्हें बताता हूं जो काम आएगा तुम्हारे बहुत। 2 3 4 5, ऐसे नहीं, ऐसे आओ। एक, थोड़ा ज्यादा गैप, 2, थोड़ा कम, 3, थोड़ा कम, 4, थोड़ा और कम, 5, फिर थोड़ा और कम, 6, और लास्ट में डॉटेड इन्फिनिटी। कोई भी एक कॉमन लाइन पकड़ लो, कोई भी एक कॉमन लाइन पकड़ लो। कोई भी एक कॉमन लाइन पकड़ लो, लेट अस से लास्ट लाइन पकड़ लेते हैं। जो ट्रेंड एक लाइन पर लगेगा वो ट्रेंड हर लाइन पर लगेगा। लेट अस से अपने लास्ट लाइन पकड़ ली, लास्ट लाइन पकड़ ली। लाइमन की लास्ट इन्फिनिटी से 1, तिरछी तिरछी आई, फिर तिरछी है क्या? लाइमन की लास्ट इन्फिनिटी से 1, बामर की लास्ट इन्फिनिटी से 2, ब्रैकेट की लास्ट पास 10, ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट कहां से आ गया? और ये हमफ्री, ये लाइमन, बामर, ब्रैकेट। क्या कर रहा हूं भाई मैं? ये क्या कर रहा है? अरे बाबा, ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हमफ्री, ब्रैकेट, फुंड और हमफ्री। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हमफ्री। ठीक है,
लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड हम्फ्री, ये लाइनें मैंने बना दी। अब बोलो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह से नीचे गिर रहा है, एक ही जगह से नीचे गिर रहा है, तो जब एक ही जगह से नीचे गिर रहा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी का लॉस, इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा चोट कहां लगेगी? जब वो किसमें गिरेगा? लाइमन सीरीज में। तो किसी भी लाइन के लिए लाइमन सीरीज की एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर बामर की, फिर पास्टन की, फिर ब्रैकेट की, और फिर फुंड की। ये तुम्हारा इंटर सीरीज कंपैरिजन हो गया। डायग्राम से देख सकते हो, तुम्हें डायग्राम से चमक जाएगा कि लाइमन के अंदर एनर्जी गैप मैक्सिमम है, फिर बामर में, फिर पास्टन में, फिर ब्रैकेट में, और फिर फुंड में। ठीक है ना? तो लाइनों का तो ये होगा। अब ये सारे के सारे बेसिकली हैं तो फोटॉन्स ही ना, तो जिसकी ई ज्यादा उसकी लैम्डा कम, तो लैम्डा लाइमन, लैम्डा बामर, लैम्डा लाइमन, ऐसे लिखते हैं छोटे छोटा, लैम्डा लाइमन, लैम्डा बामर, लैम्डा पास्टन, लैम्डा ब्रैकेट, और लैम्डा फी फुंड, और फिर फाइनली आएगा लैम्डा हम्फ्री। हम्फ्री की तो इज्जत अपन करते ही नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी लियो हम्फ्री लिख दिया अपन। ऊपर वाले ट्रेंड में भी हम्फ्री आएगा, ऊपर वाला ट्रेंड भी सही कर दे, आराम से लिख दे। लो, एनर्जी ऑफ लाइमन, एनर्जी ऑफ बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, है ना? ये एनर्जी डिक्रीजेस, इधर से उधर जाओगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो लाइमन के अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, बामर के अंदर उससे कम, पास्टन की उससे कम, ब्रैकेट की उससे कम, फुंड की उससे कम, हम्फ्री की सबसे कम। वेवलेंथ में उल्टा होगा, हम्फ्री की मैक्सिमम फॉर आई आर, फिर फुंड बामर, फुंड ब्रैकेट और पास्टन आई आर, विजिबल यूवी। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके का ट्रेंड हम लोग फॉलो करेंगे, ये ट्रेंड्स हम लोग यूज करेंगे। वी विल यूज दीज ट्रेंड्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। चलिए शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं टेक्निकल अध्यापक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इन बामर सीरीज व्हिच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स द फोर्थ लाइन? 1000 रुपए। ये सवाल आपके फोन की स्क्रीन पर। मैं नहीं दूंगा रे बाबा, जो सही कर लेगा वो मेरे को देगा। अकाउंट नंबर कमेंट सेक्शन में ले लेना। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट द फोर्थ लाइन। बेटा बामर सीरीज है, कौन सी सीरीज है? बामर। कौन सी सीरीज है बेटे? बामर सीरीज। N1 कितना होगा? इलेक्ट्रॉन कहां गिर रहा है? 2 में। ठीक है, N1 कहां गिर रहा है? इलेक्ट्रॉन 2 में। ठीक है, तो N1 गिर रहा है 2 में। N2 होगा N1 प्लस एक्स। कौन सी लाइन निकालनी है? फोर्थ लाइन। X मतलब फोर्थ लाइन, तो 2 + 4। सत्यानाश इसका। X का मतलब कौन सी लाइन चाहिए मेरे को? फोर्थ लाइन। तो N2 कितना होगा? 2 + 4, 6। तो फोर्थ लाइन क्या होगी बेटे? 6 से 2। सिंपल आंसर, फोर्थ लाइन होगी 6 से 2। सिंपल सी ट्रिक लगा दी है, सिंपल सी ट्रिक लगा दी है। ठीक है ना? दना दन दना दन। ट्रिक याद रखोगे, क्वेश्चन फटाफट फटाफट बनते चले जाएंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हीलियम प्लस। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हीलियम प्लस। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हीलियम प्लस में निकालनी है। वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है ट्रांजिशन के दौरान वेवलेंथ निकालने के लिए? ये होता है ना रडबर्ग फॉर्मूला। यही तो होता है भैया रडबर्ग फॉर्मूला। तो रडबर्ग फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों। तो रडबर्ग फॉर्मूला से निकलेगा, किससे निकलेगा? रडबर्ग फार्मूला से। तो आओ निकाला जाए। 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 N2 पता लग जाए सॉल्व हो जाएगा, हाँ कि ना? लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है ना बच्चों? तो
तो n1 कितना होगा 1। लाइन कौन सी है थर्ड, n2 होगा 4, उठा कर रख दो। हीलियम प्लस है तो 2, z ऑफ हीलियम प्लस 1/1 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 4। सीधे लिख दे रहा हूं बच्चों 15/16, थोड़ा कैलकुलेशन में लिबर्टी ले लिया है, ठीक है। ये कट गया, अब लैम्डा आएगा यहां से 4/15 1/RH। अब क्या करें बच्चों, तो फंस गए। 1/RH को सॉल्व करें क्या, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक वैल्यू याद रखना केवल 1/RH क्या होता है 912 एंगस्ट्रॉम होता है, केवल ये वैल्यू याद रखना 1/RH 912 एंगस्ट्रॉम होता है। डायरेक्ट आंसर तुम्हारा 1209 एंगस्ट्रॉम में निकलेगा, डायरेक्ट आंसर तुम्हारा उसमें निकलेगा एंगस्ट्रॉम में, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। लो 4 × 912 बटे 15, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ये, इसको अप्रोक्सीमेटली 16 मान लो तो 4 बार कट गया, करो काटा कूटा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, अप्रोक्सीमेटली 228 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगा। ये लीजिए, तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ निकल आई 228 एंगस्ट्रॉम, लगभग, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। तो ये डायरेक्ट अपन ने किस में निकाल दिया, एंगस्ट्रॉम में निकाल दिया। तो 1/RH जो होता है वो सीधे सीधे कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम होता है, ये ट्रिक याद रखिएगा। बढ़िया क्वेश्चन अगला, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ब्रैकेट सीरीज की बात कर रहा है, लास्ट लाइन पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है ब्रैकेट सीरीज की लास्ट लाइन की। ब्रैकेट सीरीज के लिए कल के लेक्चर में जो टेबल थी उसमें देखा था, N2 कितना होता है, N2 होता है 4। N2 कितना होता है बच्चों, N2 होता है 4। तो N2 बच्चों 4 होता है, यानी 4 से मिलेगा ये, सॉरी N2 4 नहीं होगा बच्चे, N1 4 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा 4 में गिरेगा। और पूछा लास्ट लाइन, लास्ट लाइन मतलब लिमिटिंग लाइन होगी बच्चे, लिमिटिंग लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से गिर रहा है भाई, ये तो पता लग गया कहां पर गिर रहा है, ये क्लैरिटी आ गई कहां पर गिर रहा है ना। अब सवाल ये है कि कहां से गिर रहा है, वही पता होना जरूरी है। तो लास्ट लाइन से गिर रहा है, लास्ट लाइन से गिर रहा है, लास्ट लाइन होती है इंफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है इंफिनिटी से 4, इंफिनिटी से 4, ये होगी लास्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सिंपल है, लगा दो फॉर्मूला, हाइड्रोजन का आइटम है 1 होगा Z, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/, इंफिनिटी स्क्वायर, 1/∞ 0 हो गया, R/16, यहां से बेटा लैम्डा आ गया 16 × 1/R, ये हो गया 16 × 912 एंगस्ट्रॉम। यह आ गया अपना लास्ट लाइन का वेवलेंथ। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों फ्रीक्वेंसी, हमें क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी। ये लाइट के फोटोन है, C बराबर क्या होता है बच्चों, म्यू लैम्डा, लैम्डा अपने पास है सही, तो म्यू बराबर क्या होगा C/λ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 16 × 912 10⁻⁻10 मीटर। मैथमेटिक्स वेरी सिंपल सी, इसे ऊपर ले जाओ, 3 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16 × 912 सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। सॉल्व करने वाली बात है कि मेरा तो कुछ है नहीं, बचा ही नहीं कुछ भी, है ना। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 304। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है।
केवल आपको ये याद रखना है कौन सी लाइन की कौन सी ट्रिक, कौन सी सीरीज की कौन सी लाइन का ओरिजिन कहां से हो रहा है, और ये ट्रिक याद रखनी है आपको बताइए। आप खुद देखेंगे क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे, आप खुद देखेंगे क्वेश्चन जो है वो अपने आप बनते चले जाएंगे, कोई भी हम रॉकेट साइंस लगा ही नहीं रहे। नेक्स्ट देखिए, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा मिनिमम लैम्डा मिनिमम ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज। लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि ई बराबर एच सी बाई लैम्डा होता है, हाँ कि ना। तो लैम्डा मिनिमम मतलब ई मैक्सिमम, इसका मतलब किस लाइन की बात चल रही है, इसका मतलब लिमिटिंग लाइन की बात चल रही है, ठीक है ना, इसका मतलब लिमिटिंग लाइन की बात चल रही है। तो फॉर लाइमन सीरीज के लिए N1 कितना होगा 1, N2 कितना होगा, लिमिटिंग लाइन है तो इन्फिनिटी, लिमिटिंग लाइन है तो N2 कितना होगा इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन लैम्डा लाइमन इक्वल टू, निकाल दो, R हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होने वाला है, लैम्डा लाइमन आ जाएगा 1 अपॉन R। अभी वैल्यू मत रखना, R से R काट लेंगे हमें ये रेशियो निकालना है। तो ये नहीं 9 से रख के बैठ जा फिर वहां फंस रहे हो कैलकुलेशन में, वैल्यू अभी पुट मत करना, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है बच्चों, है ना। तो लैम्डा लाइमन बराबर R, सॉरी 1 बाई R। और आ जाओ लैम्डा बामर, फॉर बामर सीरीज के लिए N1 क्या होगा 2, लास्ट लाइन की बात चल रही है तो N2 तो इन्फिनिटी होगा, लैम्डा बामर R 1 अपॉन 4 माइनस 0 R बाई 4, लैम्डा बामर हो गया बेटे 4 बाई R। रेशो लेना है मुझे लाइमन और बामर का, लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर 1 अपॉन R 1 अपॉन 4, ये आंसर आ गया 1 अपॉन 4। क्लियर है, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, केवल नेटवर्क फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। नेक्स्ट, which transition in the hydrogen atom would have the same wavelength as beta line transition of Balmer series in He+? इस क्वेश्चन के ऊपर मैं लौट के आऊंगा अभी 2 मिनट बाद। इससे पहले एक क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला, एक क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों ये वाला। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द पास्टल सीरीज इन हीलियम प्लस to that of maximum frequency of the Balmer series in Li+2. Maximum frequency of the Balmer series in Li+2. एक क्वेश्चन हम लोग ये वाला बनने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों, लेट अस टेक अप दिस क्वेश्चन। बड़ा प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी मतलब अल्फा लाइन। तो अल्फा लाइन लेनी है तुम्हें, किसके लिए लेनी है अल्फा लाइन, किसके लिए लेनी है बच्चों अल्फा लाइन, हीलियम प्लस की लेनी है, और किस सीरीज की लेनी है, पास्टल सीरीज की लेनी है, पास्टल सीरीज की लेनी है, ठीक है ना। हीलियम प्लस की लेनी है और पास्टल सीरीज की लेनी है। पास्टल के लिए N1 बराबर 3 होगा, N2 बराबर होगा बच्चों 4, ठीक है, अल्फा लाइन के लिए। और इधर तुम्हें लेनी है लैम्डा मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम मतलब ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम मतलब लास्ट लाइन। ये किसके लिए लेनी है, Li+2 के लिए लेनी है। किस सीरीज की लेनी है, बामर सीरीज की लेनी है। सत्यानाश हो गया इसका, बामर सीरीज की लेनी है। N1 इसमें कितना होगा 2, N2 होगा इन्फिनिटी,
ठीक है, N2 होगा इनफिनिटी। आइए निकालें पहला दूसरा। सबसे पहले पहली वाली कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हमसे क्या बात कर रहे हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। तो 1 लैम्डा म्यू मिनिमम ऑफ हीलियम प्लस C बाई लैम्डा अल्फा यानी कि लैम्डा C बाई लैम्डा, यही तो होता है, C बराबर म्यू लैम्डा, तो C बाई लैम्डा C इंटू 1 लैम्डा के लिए अपने पास फॉर्मूला, 1 लैम्डा के लिए लिख सकते हैं C इंटू R Z स्क्वायर, C इंटू R Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यह आ गया 4RC 1/9 माइनस 1/16, ठीक है ना, 1/9 माइनस 1/16, 9 और 16 का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 4RC इंटू 7 अपॉन 144 sorry, it's not 26, it's 36, 7RC by 36, 7RC by 36 ये निकल आई क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी हीलियम प्लस की। सेकेंड केस में उसने हमसे पूछा है म्यू मैक्स ऑफ Li प्लस 2, ये कितना होगा? म्यू मैक्स ऑफ Li प्लस 2 कितना होगा बच्चों? C अपॉन लैम्डा, लास्ट लाइन लैम्डा इन्फिनिटी बोल देते हैं इसे, C रहने देते हैं यहां पे, R Z स्क्वायर 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी, 2 स्क्वायर को सीधे 4 लिख दिया बच्चों मैंने, ये हो गया 9RC by 16, सॉरी 9RC by 4, 9RC by 4, ओके। अब सिंपल हो गया प्रोग्राम भाई साहब, म्यू मिनिमम अपॉन म्यू मैक्सिमम निकालना है, निकाल लो। 7RC by 36 इंटू 9RC by 4, RC से RC उड़ गया, 7/81 आएगा, ये देखो 7/81। इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन बेटा इस तरीके का भी आ सकता है ना, क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है ना बच्चे। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, ये कहानी हो गई हमारी। अब लौट के आते हैं भाई साहब इस वाले क्वेश्चन पे, जो मैंने आपसे कहा था 2 मिनट बाद आपसे बात करूंगा, इस वाले क्वेश्चन पे लौट के आते हैं और इसको देखिए क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्या कह रहा है? हाइड्रोजन एटम में किस ट्रांजिशन की एनर्जी या वेवलेंथ बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस की बीटा लाइन के बराबर होगी, बामर सीरीज ऑफ बीटा लाइन के बराबर होगी, ठीक है ना, बामर सीरीज ऑफ बीटा लाइन के बराबर होगी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि हीलियम प्लस का जो स्पेक्ट्रम है बच्चों, हीलियम प्लस का जो स्पेक्ट्रम है उसकी बीटा लाइन यानी कि उसकी सेकंड लाइन क्या होगी बच्चों? बामर सीरीज की, बामर सीरीज की सेकंड लाइन का फंडा क्या होगा बच्चों? बोलिए। बामर सीरीज की सेकंड लाइन का फंडा होगा कि इलेक्ट्रॉन 4 से 2 गिर रहा होगा, ठीक है, 4 से कहां गिर रहा होगा? 2, ठीक है बच्चों। ऐसी ट्रांजिशन को बच्चों हम लोग कहते हैं सेम एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि अगर वेवलेंथ सेम होगी फोटोन की तो फोटोन की एनर्जी भी सेम होगी, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों सेम एनर्जी ट्रांजिशन। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे सेम एनर्जी ट्रांजिशन का, ये सेम एनर्जी ट्रांजिशन का क्वेश्चन है। इसे करने के 2 तरीके हैं,
इसे करने के दो तरीके हैं, एक आम जिंदगी जो नॉर्मल बच्चा करता है और एक मेंटल जिंदगी जो मैं बताऊंगा वो तरीका। ठीक है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या है? आपको दोनों ट्रांजैक्शन की, दोनों ट्रांजिशन की क्या लानी है? एनर्जी बराबर बराबर लानी है। ये हीलियम प्लस के लिए बीटा पावर है, ये हीलियम प्लस की बीटा पावर है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में रखा है आपने, तो अगर लैम्डा हाइड्रोजन और लैम्डा हीलियम प्लस बराबर होगा बच्चों, तो इस बात में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी कि 1 लैम्डा और 1 लैम्डा भी बराबर होंगे। बट ऑब्वियस है, लैम्डा लैम्डा बराबर है तो 1 लैम्डा भी बराबर ही होंगे। और 1 लैम्डा में निकालना होता है हाइड्रोजन के लिए RH इंटू 1 स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, RH इंटू 4 हीलियम प्लस है ना बच्चों, तो 2 का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है ना, ये वो बच्चा करेगा जिस बच्चे को बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, जिस बच्चे को बेसिक कहानी आती है, वो बच्चा करेगा। ठीक है ना, RH से RH काटेगा और फिर इसे सॉल्व करेगा। सॉल्व वो कर नहीं पाएगा, कारण क्या है? 2 अननोन है, एक इक्वेशन है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो हिट एंड ट्रायल लगाएगा घंटे भर तक बैठ के, और हिट एंड ट्रायल लगा के चेक करेगा कि क्या आंसर आ रहा है। हिट एंड ट्रायल लगाएगा और क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगाएगा और क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के अंदर अकल है और वो अपने फोन का ठीक से यूज करता है, अगर किसी बच्चे में अकल है और वो अपने फोन का ठीक से यूज करता है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके अंदर अकल है और वो अपने फोन का ठीक से यूज करता है, और उसने एक्टिव यूट्यूब पे जाकर रफ्तार सीरीज के लेक्चर देखे हुए हैं, मेरा लेक्चर देखा हुआ है, मुझसे पढ़ा हुआ है, तो उसे ये वाली ट्रिक पता होगी। और ये बड़ी मजेदार ट्रिक है जो सेम एनर्जी ट्रांजिशन में लगती है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन करने को आए, ठीक है ना, कि वो तुमसे पूछे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कोई भी ट्रांजिशन तुम्हें दे दे, वो तुमसे पूछे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कोई भी ट्रांजिशन की तुमसे बात करे और तुमसे कह दे, सपोज इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहले वो देख लेते हैं। जैसे हीलियम प्लस की तुमसे बात करें, ये हीलियम प्लस है और वो तुमसे कह रहा है ये 4 से 2 का ट्रांजिशन है, ये 4 से 2 का ट्रांजिशन है। ये हीलियम का स्पेक्ट्रम है, ये 4 से 2 का ट्रांजिशन है। हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम में ये कौन सा ट्रांजिशन है? ये 4 से 2 का ट्रांजिशन है। तो हाइड्रोजन एटम के किस ट्रांजिशन के लिए ये बराबर होगा? ठीक है, हाइड्रोजन एटम के किस ट्रांजिशन के लिए इसकी वेवलेंथ जो होगी बराबर होगी। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा। यहां ट्रांजिशन पता लग गया, तो वो उल्टा आना है, हीलियम प्लस से H आना है। ठीक है ना, हीलियम प्लस से H आना है। ध्यान से देखना, ध्यान से, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। जिसे मजा आए वो कमेंट में लिखेगा जय भद्रकाली, जिसे ट्रिक में मजा आएगा कमेंट में लिखेगा जय भद्रकाली। ठीक है ना, क्या लिखेगा? जय भद्रकाली। ये 4 से 2 में पूछ रहा है किससे किधर जाना है, 4 से 2 है, तुमसे पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, तो कुछ मत करो, तुम्हें हीलियम प्लस से जाना है H, इसे डिवाइड कर दो Z स्क्वायर से, इसे डिवाइड कर दो Z स्क्वायर से। 4 बाई इसका Z कितना होता है हीलियम का? 2 होता है। तुमसे पूछ रहा है इसका किस किस की बराबर होगी, तो मैं तुमसे कहता हूं इसका जो हायर ऑर्बिट होगा वो होगा 4 बाई Z स्क्वायर, सॉरी 4 बाई Z, और ये जो होगा वो होगा 2 बाई Z। सीधे Z से डिवाइड कर दो। अगर तुम्हें हीलियम से बड़े से छोटे में जाना है, हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम से हाइड्रोजन में जाना है, 2 1, ये 2 से 1 है, ये 2 से 1 है, बिना हाथ रख के सॉल्व हो गया क्वेश्चन, देख लो। ये 2 से 1 है, सीधा सीधा यहां से मैं निकालूंगा 2 से 1 ही आएगा, अल्टीमेटली चेक कर लेना। और ये जरूरी नहीं है कि केवल इसी के लिए लगेगा, किसी के लिए भी लगा सकते हो, किसी के लिए भी लगा सकते हो। मैं तुमसे पूछूं
मैं तुमसे पूछूं, अब उल्टा देख लो, इसी ट्रिक का उल्टा देख लो। मैं तुमसे पूछूं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में ट्रांजिशन हो रहा है लेटर से 3 to 2, 3 to 2। लिथियम प्लस में ट्रांजिशन, लिथियम प्लस 2 में ट्रांजिशन कैसे लिखेगा? तो अब तुम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, कैसे पता लग रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो जेड से मल्टीप्लाई कर दो, 3z 2z 9 6। ये लिथियम प्लस 2 का 9 से 6 होगा, खत्म हो गया। ये लिथियम प्लस 2 का 9 से 6 होगा। तो हाइड्रोजन से लिंक कर सकते हो किसी को भी। हीलियम का दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया। हीलियम का लेगा, हाइड्रोजन का पूछा, जेड से डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन का लेके किसी बड़े का पूछा, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे यही 3z2 हीलियम प्लस में कितना होता है, बताएगा कोई कैसे बताएगा? मैं ही तो बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यही क्वेश्चन अगर उसने उल्टा पूछा होता 3z2, तो ये इसमें होता 3 × 2 6, 2 × 2 4, तो ये 2 × 2 4 होता। क्लियर है? क्लियर है? तो ये सीधे 2 × 2 4 होता, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। तो ये होती है सेम एनर्जी ट्रांजिशन की ट्रिक। ये होती है सेम एनर्जी ट्रांजिशन की ट्रिक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप फटाफट बना सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने खत्म किया हमारे स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने निपटा लिए। स्पेक्ट्रम के बाद हम लोगों ने बात कर ली रडबर्ग फार्मूला की। रडबर्ग फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिया, एनर्जी के वेवलेंथ के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं, आगे की पिक्चर को सेट करना शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं बोहर थ्योरी के ड्रॉबैक्स। बोहर ने बहुत मेहनत करी, लेकिन मैंने कहा ना कि चोरी का काम तो चोरी का ही होता है। कितना भी अच्छे चोर हो, कभी ना कभी पकड़े जाते हैं। बोहर भी चोर था। जब ऋतिक रोशन नहीं बचा, जॉन अब्राहम नहीं बचा, इतने स्मार्ट इतने अच्छे चोर नहीं बचे, तो बोहर तो फिर जल्दी आदमी था। तो चोरी अगर करेंगे तो पकड़े हो जाएंगे, ये बात की गारंटी है। तो बोहर भी बेसिकली एक चोर था, और जो चोर था उसको पकड़ा जाना था। बोहर भी बेसिकली एक चोर था, और जो चोर था उसको पकड़ा जाना था। तो पकड़ा जब गया बोहर, तो क्या हुआ? कुछ कमियां निकली भाई इसके अंदर। क्या कमियां निकली? पहला, बोहर का मॉडल मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? बोहर का एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं करता बच्चों? क्यों नहीं करता? क्योंकि बोहर को रडबर्ग फार्मूले जैसा कोई और फार्मूला मिला नहीं जो मल्टीपल एटम्स के लिए लगता। जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए लग पाता, भाई हाइड्रोजन के लिए तो उसको जुगाड़ मिल गया था रडबर्ग फार्मूले का। हाइड्रोजन के लिए उसको जुगाड़ मिल गया था। बोहर वो स्टूडेंट था जो एग्जाम देने जाता था तो अपनी पढ़ाई से ज्यादा उसको भरोसा होता था अपने आगे वाले पे, कि मेरा आगे वाला मेरा पक्का दोस्त है, वो मेरे को चीटिंग करवा देगा, मैं पास हो जाऊंगा। बहुत सारे पेपरों में उसका आराम से काम चलता रहा। एक दिन पता नहीं क्यों एग्जामिनर को समझ में आ गया, इन्विजिलेटर को समझ में आ गया, तो उसने क्या किया? उसने बोर्ड को सबसे आगे बिठा दिया। उसने बोर्ड को सबसे आगे क्या कर दिया? बिठा दिया। अब भाई साहब जब बोर्ड सबसे आगे बैठ गया तो फिर चीटिंग कैसे करता? दीवार से। बोहर जब सबसे आगे बैठ गया तो फिर चीटिंग कैसे करता? दीवार से नहीं ना। फिर चीटिंग आता कहां से? दीवार से। दीवार से बहुत चीटिंग आ लेता। तो इसका मतलब ये हुई, इसका मतलब क्या हुई? इसका मतलब ये हुई कि बोहर फंस गया। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर को कोई मिलेगी। फिर बोहर के मॉडल का सबसे बड़ा पॉइंट था जिसके ऊपर ये पूरा मॉडल खड़ा था, वो था LVR बराबर LH/2π। LVR बराबर LH/2π। ये इसके मॉडल का सबसे बड़ा पॉइंट था। ये इसके मॉडल का सबसे बड़ा पॉइंट था। ठीक है। बोहर ने जब LVR बराबर LH/2π बोला था अपने मॉडल में, लोगों ने पूछा आया कहां से? बोहर बोला ये राज तो दफन हो गया मेरे सीने में, ये तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अगर मैंने बता दिया कि मैं प्लांग से चुरा के लाया हूं तो बहुत मारोगे तुम मुझे। ये तो मैं प्लांग से चुरा के लाया हूं ना, ये तो मैं नहीं बता सकता भाई साहब। जे मैं तुम्हें नहीं बता सकता भाई। अच्छा जी, तो ये नहीं बता पाए बोर। भाई साहब को पूछा गया तो ये नहीं बता पाए बोर। बोर को नहीं बता पाया। बोर जो है वो ये नहीं बता पाया। बोर के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि बोर इस बात को बता नहीं पाया, इस बात को परसीव नहीं करा पाया। ठीक है।
तो एमवीआर बराबर LH/2 कहां से आया? बोर का दूसरा ड्रॉबैक ये था कि बोर इस बात को नहीं बता पाया। अच्छा, बोर ने एक तरफ क्या किया? क्वांटम थ्योरी को यूज किया, मतलब प्लांक को यूज किया, और एक तरफ भाई ने इलेक्ट्रॉन को मान लिया कि एक पार्टिकल है जो न्यूटन की तरह सारे न्यूटन की फिजिक्स को फॉलो कर रहा है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप क्वांटम थ्योरी के साथ में क्लासिकल फिजिक्स को मिक्स नहीं कर सकते। क्लासिकल फिजिक्स लगती है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पर, बड़ी बॉडी पर, आप पर, मुझ पर, हम सब पर। मुझ पर तो ज्यादा ही लगती है, मैं तो काफी बड़ा हूं। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ग्रोथ काफी ज्यादा, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो रही है अब तो फिजिक्स विदाउट एनी ऑफ द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, बोहर ने एक तरफ मान लिया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है, उसको आराम से न्यूटन लॉ करवा दिया। फिर मान लिया भाई साहब कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी छोड़ रहा फोटोन है, क्वांटम थ्योरी लगा दी। भैया घर की खेती तो होना, खाला जी का घर तो होना, जो मन में आया वो लगा चले जा रहे हो। जो लो अच्छा लगा, अच्छा आ जाएगा। तू भी लगा, तू भी लगा, तू भी लगा, चल तू भी, अच्छा आ जाओ, न्यूटन आ जाओ, प्लांक आ जाओ, बोर आ जाओ, रदरफोर्ड आ जाओ, रिडबर्ग आ जाओ। जो काम जहां से दिखा वहां से उठा लिया, गलत था। आप देखेंगे आगे वेव मैकेनिकल मॉडल में हम आपसे बात करेंगे, आपसे हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल में आपसे बात करेंगे कि जो एटम का वर्ल्ड होता है उस पर क्लासिकल फिजिक्स के लॉज काम नहीं करते। ये वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर लिया गया था। जब मैं क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है? केवल स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ना कुछ समझाऊंगा इनके बारे में, सही समय आने पर समझाऊंगा। आप जानते हैं कि हर चीज एकदम मौके समझाता हूं आपको, तो अभी इनका मौका नहीं आया है। ये दोनों आपने बचपन में रटी थी, अभी भी आपको रटनी हुई है, आप रटेंगे ही, रट लीजिए, याद कर लीजिए। फीलिंग इनकी मैं आपको तभी दिलाऊंगा जब मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। जब इनका समय आएगा तब मैं आपको इनकी फीलिंग भी दिला दूंगा। फीलिंग आपको आएगी इस बात की गारंटी, लेकिन थोड़ा समय आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है? चलिए जी, तो इसी के साथ इतनी सारी चोरियां करने के बाद भी अल्टीमेटली चोर पकड़ा गया। अपने वो जय दीक्षित रहेंगे, दो को पकड़ लिया, जैसे वो घूमने जाते ना अमेरिका, बताओ अमेरिका की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, जय दीक्षित और अली को बुलाया गया पकड़ने के लिए, देख रहे हो? तो मतलब कितनी ज्यादा बेइज्जती अमेरिका की पुलिस की। अब बात करेंगे हम लोग वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। भाई साहब ऐसा है, वेव मैकेनिकल मॉडल जो है एटम का, इस मॉडल के बारे में खास बात है, ये मॉडल इज द मोस्ट मॉडर्न मॉडल। इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये जो मॉडल है ये मॉडर्न मॉडल है, जिसको हम लोग आजकल फॉलो करते हैं। मॉडर्न बोलूंगा ऐसे भी बोल दूंगा, लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है ना? दूसरी बात, ये मॉडल किसी एक आदमी के नाम पर नहीं रजिस्टर्ड है, मतलब इसमें किसी एक आदमी का नाम नहीं है। बाकी सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, बाकी सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, एक गलती करी। इन लोगों ने कुछ कुछ बातें सीखी। इन लोगों ने एक्चुअली क्या किया, जिन लोगों ने वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया, जिन लोगों ने ये वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया, जिन लोगों ने ये वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया, उन लोगों ने एक बात का ध्यान रखा। बाकी सारे साइंटिस्टों ने गलती करी। क्या गलती करी? उन्होंने सारे के सारे मॉडल जो भी बनाए अपने नाम पे बनाए। जैसे ही आप अपने नाम पर कोई मॉडल बनाते हो, जैसे ही आप अपने नाम पर कोई मॉडल बनाते हो, फेलो साइंटिस्ट ऑटोमेटिकली आपके कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। भाई जैसे ही आपको अपने साइंटिस्ट, जैसे आपका कोई छोटा भाई होगा, जैसे आपका कोई छोटा भाई होगा, ये छोटी बहन होगी, भाइयों भाइयों में ज्यादा होता है, बहनों बहनों में ज्यादा होता है, भाई बहन में इतना नहीं होता, उनकी दुनिया अलग अलग होती है थोड़ी सी, है ना? भाई होगा तो सेम, मतलब जो सेम सेक्स वाले सिबलिंग्स होते हैं ना, भाई भाई बहन में उनमें ज्यादा होता है। तो तुम्हारे पास कोई खिलौना है, तुम्हारे पास कोई चीज है, वो तुम्हारे छोटे भाई बहन के पास नहीं है, या तुम उससे शेयर नहीं करते हो, तो वो हमेशा इसी जुगाड़ में लगा रहेगा, कभी ना कभी उसे तोड़ दे, वो कभी ना कभी उसे तोड़ दे, ठीक है? कभी ना कभी उसे क्या कर दे, तोड़ दे, ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन अगर वो चीज तुम अपने छोटे भाई बहन के साथ शेयर भी करोगे तो बड़ा खुश होकर उसका ख्याल रखेगा, तो बड़ा खुश होकर उस चीज का ख्याल रखेगा, उसे भी अच्छा लगेगा। यही गलती अब तक के जितने भी लॉन्डे अभी तक के आए थे, सबने ये गलती की थी। उन लॉन्डों की गलती क्या थी? उनका मॉडल अपने खुद के नाम पे था। तो बाकी जितने भी साइंटिस्ट थे वो ऑटोमेटिकली क्या बन गए, उनके दुश्मन बन गए। बाकी जितने भी लॉन्डे थे वो सारे के सारे उनके क्या बन गए, दुश्मन बन गए, कॉम्पिटिटर्स बन गए उनके। और जब वो उनके कॉम्पिटिटर बन गए
तो बट ऑब्वियस यार कंपटीशन होगी तो हर कोई जीतना चाहेगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडल को खोल दिया, ओपन मॉडल है, जिसको आना है आओ, अपने विचार डालो, जाओ। तो ये मॉडल सबका मॉडल है, इसमें बोर भी है, इसमें श्रोडिंगर भी है, इसमें डब्रोगली भी है, इसमें हाइजेनबर्ग भी है, इसमें स्टर्न भी है, इसमें गरलाक भी है, जितने साइंटिस्ट आपके आसपास दिखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब है इसके अंदर। इसलिए मॉडल किसी का भी नहीं है, ठीक है ना, ये मॉडल किसी का भी नहीं है। वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की हम लोग बात जब करते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करते हैं, या आप इसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, ठीक है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं, तो इस मॉडल के डेवलप होते होते, इस मॉडल के डेवलप होते होते, इस मॉडल के डेवलप होते होते मतलब बोहर के बाद में इस वेव मैकेनिकल मॉडल का भी एक और वर्जन आया जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने मिलाया और फिर हमने उसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोला है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोला है, वो भी वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लूजली एक ही बात होते हैं, हल्का सा अंतर होता है उनके अंदर। केवल इसमें हम श्रोडिंगर को मिला देंगे तो क्वांटम मैकेनिकल हो जाएगा, बिना श्रोडिंगर के ये वेव मैकेनिकल है, लेकिन अंतर इनमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये दो ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने इस मॉडल को लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। द ब्रोगली कॉन्सेप्ट या फिर द ब्रॉय कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने मॉडल के आने का पथ प्रशस्त किया, जिन्होंने रास्ता दिया नए मॉडल को, जिन्होंने रास्ता दिया नए मॉडल को, जिन्हें रास्ता दिया नए मॉडल को, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज है डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोहर के बाद, बोहर के मॉडल के 11 साल बाद 1924 में 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था, फिजिक्स का लौंडा, लुई द ब्रॉय। फ्रेंच नामों का ऐसे होता प्रोनाउंसिएशन, फ्रेंच नामों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऐसे ही होता है, मतलब उनका लिखना कुछ और होता है। फ्रेंच बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, बड़ा हिसाब किताब खराब होता है ना। हर चीज के आगे जैसे हमारे यहाँ मिस्टर लगाते हैं, मिस्टर मिस मिसेस लगाते हैं, ऐसे वहां पर क्या लगे ला और ली। जैसे ला तो मतलब श्री, ली मतलब लड़की है, सुश्री है। और फ्रेंच में वॉशरूम को कहते हैं लू, फ्रेंच में वॉशरूम को कहते हैं लू। तो अगर किसी श्री के लिए मतलब किसी पुरुष को वॉशरूम जाना है तो पुरुष वॉशरूम का नाम क्या होगा? जो पुल्लिंग चीजें होती है उनके नाम के आगे ला लगता है और वॉशरूम को कहते हैं लू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि जो पुरुष वाला बाथरूम होगा उसे फ्रेंच में क्या बोला जाएगा, जो पुरुषों वाला बाथरूम होगा उसे फ्रेंच में क्या बोला जाएगा, ठीक है भाई साहब। ऐसा है 1907 में प्लांक ने एक क्वांटम थ्योरी दी थी लाइट की, प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी लाइट की, ठीक है। डब्रॉय ने ये बोला, डिब्रोगली ने ये बोला, मैं डिब्रोगली बोलूंगा आपकी उसकी सुविधा के लिए। डिब्रोगली ने बोला ये कि जैसे लाइट में डुअल नेचर होता है वैसे ही मैटर में भी डुअल नेचर होता है। जैसे लाइट में भी डुअल नेचर होता है, लाइट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3 में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, कि रेडिएशन जो होता है वो डुअल नेचर शो करता है। जो रेडिएशन होता है वो डुअल नेचर शो करता है, ठीक है। ऐसे ही डिब्रॉय ने बोला, डिब्रोगली ने बोला कि भैया ऐसा है मैटर भी डुअल नेचर शो करता है। डिब्रोगली ने कहा मैटर भी डुअल नेचर शो करता है, ठीक है। और डुअल नेचर में तो इसका मतलब था, डिब्रोगली का कहने का अर्थ यह था कि जो मैटर होता है, मैटर कैन ऑल्सो शो डुअल नेचर, इट कैन एग्जिस्ट इन डुअल नेचर। फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड इज वेव नेचर। फर्स्ट इज पार्टिकल नेचर और सेकेंड इज वेव नेचर। Now what is the difference between particle nature and wave nature? ये जो वेव नेचर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और ये जो वेव नेचर का कॉन्सेप्ट है, यही रीढ़ की हड्डी है क्वांटम मैकेनिक्स की।
ये जो वेव नेचर का कॉन्सेप्ट है ना, ये रीढ़ की हड्डी है, ये स्पाइन, बोन ऑफ स्पाइन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये समझ रहे हैं? ये रीढ़ की हड्डी है इस मॉडल की। अगर आपको वेव नेचर की कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको वेव नेचर की पिक्चर क्लियर है, और जो मैं जानता हूं क्लियर नहीं होगी, जो मैं जानता हूं क्लियर नहीं होगी, इसलिए तो आया हूं पढ़ाने, इसलिए तो क्लियर कराने आया हूं कि क्लियर हो जाए, ठीक है ना? क्या अंतर होता है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में, आइए देखते हैं। मेरे हाथ में ये मार्कर है, मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, मेरे हाथ में ये मार्कर है। चलिए, मेरे हाथ में दोनों ही चीजें हैं, मैं दोनों ही चीजों का एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए, किसी पार्टिकल के मोशन में और किसी वेव के मोशन में क्या डिफरेंस होता है, किसी पार्टिकल के मोशन में और किसी वेव के मोशन में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो ये समझिए कि किसी पार्टिकल के उसमें नेचर में और वेव के नेचर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना है, एक रस्सी ले लेते हैं बच्चों, एक क्या ले लेते हैं बच्चों, रस्सी, है ना, और रस्सी को मैंने झटका दिया, रस्सी को मैंने झटका दिया, ठीक है। रस्सी में किसी एक पॉइंट को, रस्सी में कोई एक पॉइंट था, रस्सी में कोई भी एक पॉइंट था, उस पर मैंने रंग लगा दिया, मतलब उस पॉइंट को मैंने कलर कर दिया, मार्क कर दिया अलग से। अब इस रस्सी को दिया मैंने झटका, जैसे ही मैं रस्सी को झटका दूंगा तो रस्सी इस तरीके से साइनसॉइडल वेव मोशन करने लगेगी, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर है, हाँ या ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी समय पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये जो लाल वाला पॉइंट है जिसको मैंने कलर किया था, कहां होगा, तुम मुझे एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तुम मुझे एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हो सकता है वो यहां होगा इस रस्सी पर, इस बात की गारंटी है, हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, वो किस तरफ ट्रेवल्स कर रहा होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, तुम मुझे नहीं बता सकते हो। वो ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, किस तरीके से उसकी ट्रैवलिंग चल रही होगी, यू कैन नॉट टेल मी, ठीक है ना, यू कैन नॉट टेल मी। वैसे मैंने पोजिशन थोड़ी सी शायद, हाँ भैया 80 का पॉइंट है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो हो सकता है वो किसी समय पर यहां हो, किसी समय पर यहां हो, ऊपर या नीचे हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हुआ उसका, है ना। लेकिन तुम मुझे ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली किसी कर्म पर कहां होगा, तो इट इज वेव नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव नेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव नेचर। सेम एग्जांपल अपने घर के पंखे पे करके देखो, आजकल सर्दियों के दिन ये कर नहीं पाओगे, लेकिन सोच के देखो, पंखे के ऊपर ब्लेड के ऊपर मार्क कर दो और पंखे का ब्लेड लेके क्या होता है, नीचे से मैग्नेट लेके बैठ जाओ, पंखे को फुल स्पीड पे चला दो, ठीक है, और नीचे से मैं तुमसे कहूं मैग्नेट फेंको और उस मार्क पे लगनी चाहिए। 1000 बार फेंकोगे तो एक बार ऐसा होगा जब तुम्हारी जाके मैग्नेट वो मार्क पे लगेगी, 1000 में से किसी एक बार हुआ ऐसा, ठीक है ना। ये भी वेव नेचर है, ये भी वेव नेचर है। मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने उछाला, एंटिसिपेशन में अपना हाथ रख लिया, मुझे पता है कि कहां गिरेगा, आई नो दैट कि ये कहां गिरेगा, मुझे पता है कि ये मार्कर कहां गिरेगा, मैंने अपना हाथ रखा और इसे कैच कर लिया, है ना। कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, यहां से फेंक रहा हूं, यहां से फेंक रहा हूं, देखो नीचे हाथ रखा था ट्रैजेक्टरी के बिल्कुल इंस्टेंटली, ये भी वेव नेचर है। इन तीनों एग्जांपल्स में कॉमन क्या चीज है, इन तीनों एग्जांपल्स में क्या चीज कॉमन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज 3 एग्जांपल्स। ये मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल दीज 3 एग्जांपल्स, पार्टिकल नेचर के अंदर सर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी होती है। तुम्हें पता होता है पार्टिकल कितनी स्पीड से कहां पर मोशन कर रहा है, कब किस समय पर वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, कब लौटेगा, कहां लौटेगा, तुम्हें पता है। तुमने से ऊंचे उछाला है, मैं क्रिकेट की बॉल होती है, कैच का फंडा पार्टिकल नेचर पर है, कैच का फंडा पार्टिकल नेचर पर है, हाँ कि ना भाई। बैट्समैन ने बॉल मारी, फील्डर एंटिसिपेशन में जाके खड़ा हो गया, बॉल के नीचे की बॉल आएगी, बॉल आएगी, हाँ है ना, तो कैच कर लिया उसने। वेव नेचर में होती है बेटा अनसर्टेनिटी, आपको किसी भी समय पर ये नहीं बताता ये वेव कहां जाएगी, है ना, कहां जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है ना समझ में। मतलब बॉल अगर वेव नेचर में चलेगा तो खड़े रहे,
बॉडी जैसे जैसे छोटी होती जाती है, पेन भारी है ना, पेन भारी है, क्वालिटी जज कर सकता हूं। कागज का टुकड़ा पेन से बहुत हल्का है, जज कर पाया? नहीं कर पाया। एटम तो और हल्का है, इलेक्ट्रॉन तो एटम से भी हल्का है, तो क्या वहां पर पोजीशन को जज कर लोगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दोनों पर लगता है लॉ, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दोनों पर लगता है लॉ, बट इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? तो जितने बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पोजीशन में सर्टेनिटी होती है, वो पार्टिकल नेचर फॉलो करते हैं, वो पार्टिकल नेचर फॉलो करते हैं। और जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वेव नेचर डोमिनेट करता है, उनमें वेव नेचर डोमिनेट करता है। तो जितने भी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होंगी वो पार्टिकल नेचर को फॉलो करेंगी, और जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे वेव नेचर को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चे? तो de Broglie ने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू द Broglie द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम p, इट्स मोमेंटम p, इट्स मोमेंटम p। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एज पर द Broglie वेव, जो वेव किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है इज कॉल्ड मैटर वेव, उसे मैटर वेव कहते हैं। जो वेव किसी मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है उसे बच्चों मैटर वेव कहते हैं। और मेरे बच्चों वेवलेंथ of matter wave lambda is inversely to proportional to 1 upon p। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो ये आएगा h upon p या फिर h upon mv। क्या मतलब है बेटा de Broglie इक्वेशन का? de Broglie इक्वेशन क्या बताना चाह रही है? तो मैं de Broglie इक्वेशन सिंपल सी बात बताना चाह रही है, बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रही है। लैम्डा किसकी होती है? वेव की। लैम्डा किसकी होती है? वेव की। तो इसका मतलब लैम्डा किसको सिग्निफाई कर रही है? वेव नेचर को। P बराबर होता है mv, और P निकालने के लिए तुम्हें मास का भी पता होना चाहिए, वेलोसिटी का भी पता होना चाहिए। वेलोसिटी का पता कब लगेगा? जब पार्टिकल एकदम सर्टेन मूवमेंट कर रहा होगा। अभी मैंने समझाया कि वेलोसिटी का पता कब लगेगा? जब पार्टिकल एकदम सर्टेन मूवमेंट कर रहा होगा, हाँ या ना? और अगर पार्टिकल एकदम सर्टेन मूवमेंट कर रहा होगा तो इसका मतलब ये किसका सिग्निफिकेंस है? पार्टिकल नेचर का दिखा रहा है। दैट मींस बच्चों अगर फील करो तो de Broglie इक्वेशन सिंपली क्या कहती है? de Broglie कहती है वेव नेचर जितना ज्यादा होगा पार्टिकल नेचर उतना कम होगा, और पार्टिकल नेचर जितना ज्यादा होगा वेव नेचर उतना कम होगा। हाँ या ना? और जो मैंने अभी तुम्हें पिछले बार में बताया उसको तुम मैथमेटिकली भी देख सकते हो। 1 upon n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 upon n के प्रोपोर्शनल है, मतलब बॉडी हल्की होती जाएगी वेव नेचर बढ़ता जाएगा। बॉडी हल्की होती जाएगी वेव नेचर बढ़ता जाएगा। तो जितनी हल्की बॉडी उसका वेव नेचर उतना ही ज्यादा है, जितनी हल्की बॉडी उसका वेव नेचर उतना ही ज्यादा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ या ना? हाँ सर, कोई समस्या नहीं सर। अब हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। वो होगी बेटा हाफ mv स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो वो होगी हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। P बराबर होता है mv, स्क्वायर कर दो तो m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। mv स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई m। और यहां से अगर मैं हाफ का मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ p स्क्वायर बाई m। ये क्या बन गया बच्चों? ये क्या बन गया?
काइनेटिक एनर्जी बन गई पी स्क्वायर बराबर 2mk, तो P बराबर अंडर रूट 2mk, P बराबर अंडर रूट 2mk। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म्स में इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, लैम्डा बराबर अंडर रूट 2 अंडर रूट mk, where h is Planck constant, where h is Planck constant, m is mass of particle, and k is what? Kinetic energy. K is kinetic energy. ठीक है ना? K is basically kinetic energy. क्लियर है? K is kinetic energy. तो ये निकाल दिया हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला। अब अगर मान लो मैटर जो हमारा है जिसके लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो चार्ज पार्टिकल होगा। अगर जिसके लिए हमारा डिस्कशन चल रहा है, जिस पार्टिकल के लिए हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना? फॉर चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर q इंटू वी, q इंटू वी। भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल का मोशन कब होगा? जब आप उसे किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाएंगे। जब तक वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस नहीं लगेगा तब तक उसका मूवमेंट तो नहीं होगा, हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू वी, वेयर q इज चार्ज ऑन पार्टिकल। V is called accelerating potential, accelerating potential। इसे कई बार बच्चे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल देते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब एक चार्ज पार्टिकल चलता हुआ आ रहा है, एक चार्ज पार्टिकल चलता हुआ आ रहा है, उसके मोशन को रोकने के लिए मैं जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा, उसके मोशन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करूंगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस में अप्लाई करूंगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। या फिर मैं ये बोलूं कि एक चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, चुपचाप पड़ा हुआ है, आपने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया बच्चों, तो ये क्या करेगा? ये भगना शुरू कर देगा। सपोज अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मोशन होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, हाँ या ना? तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस से आपने इसको क्या किया? एक्सेलरेट किया, दैट इज नोन एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां से बेटा जो लैम्डा निकल के आएगा वो निकल के आएगा h अपॉन अंडर रूट 2mq इंटू वी। ये जनरल फॉर्मूला होता है, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2mq वी। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिए डील कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो लैम्डा बराबर क्या होगा बच्चों? अगर अपना चार्ज पार्टिकल है जो वो इलेक्ट्रॉन है तो लैम्डा बराबर क्या होगा बच्चों? लैम्डा होगा, इसमें आप मास की वैल्यू पुट करेंगे, चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे और एच की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो लैम्डा बराबर निकल के आएगा 12.25 अपॉन अंडर रूट वी। 12.25 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये सीधे एंगस्ट्रॉम में निकल आएगा इस तरह से, ठीक है ना? और मेरे बच्चों यहां पर जो वी लिया जाएगा ये लिया जाएगा वोल्ट में, यहां निकल के जो वी लिया जाएगा बेटा ये लिया जाएगा वोल्ट के अंदर, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले होते हैं जो हमें यूज करने हैं। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होता है लेकिन ये वाला फॉर्मूला केवल एक ये है और एक ये है। ये आर द 4 फॉर्मूला जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिनके ऊपर हमसे सवाल पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर वो हमसे बातें करता है, ठीक है ना? जिनके ऊपर वो हमसे बातें करता है, ओके। अब आया भाई साहब बोहर का मॉडल और de Broglie थ्योरी का रिलेशन।
de Broglie ने बताया कि मैटर के अंदर डुअल नेचर होता है। de Broglie ने बच्चों ये बताया कि मैटर के अंदर डुअल नेचर होता है, बताया ना कि मैटर जो होता है, मैटर के अंदर क्या होता है बच्चों, डुअल नेचर होता है। ये बात किसने बताई हमें? ये बताया हमें बताई de Broglie ने। ये बात हमें किसने बताई? de Broglie ने। तो क्योंकि de Broglie ने हमें ये बताया कि मैटर के अंदर क्या होता है बच्चों, डुअल नेचर होता है, और हमने ये भी सीखा अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज है। बॉडी जितनी हल्की है उसकी लैम्डा उतनी ज्यादा, और जिसका लैम्डा जितना ज्यादा उसका वेव नेचर उतना ही ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा एटम से भी बहुत हल्का होता है, एटम अपने आप में बहुत हल्का, इलेक्ट्रॉन एटम से भी बहुत हल्का, तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो जबरदस्त होगा, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो जबरदस्त होगा। और de Broglie बोला यही गलती है कि यही गलती करी है बोर बाबू तुमने, बोर बाबू यही गलती कर गए तुम, कि तुमने ये माना कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तुमने ये माना कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और वो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह घूम रहा है। असलियत में तुम्हें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह घुमाना ही नहीं था, असलियत में तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बच्चे पार्टिकल की तरह घुमाना ही नहीं था। मिस्टर बोर, तुम्हारी गड़बड़ यही हो गई, तुमने इलेक्ट्रॉन को किसकी तरह घुमा दिया बच्चे, पार्टिकल की तरह घुमा दिया। असलियत में तुम्हें इसे पार्टिकल की तरह नहीं घुमाना था, तुम्हें इसे वेव की तरह घुमाना था। ऐसा क्यों किया de Broglie ने? भाई de Broglie मेरे चाचा का लड़का तो है नहीं कि उसने कह दिया तो नहीं, मैं मान लूंगा कि हाँ भैया, हाँ 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 यह सही कह रहा है, ये लौंडा जो है ना, जे वाला जे, जय या सही, किसी की बात एकदम करेक्ट है, जय मानेंगे नहीं। ऐसा तो है नहीं, या है क्या? नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि de Broglie हमारे चाचा का लग रहा है, उसे भी अपनी जो वर्थ है वो प्रूव तो करनी पड़ेगी कि मेरा इक्वेशन ठीक है। तो de Broglie suggested that electron revolving in any Bohr orbit, behaves as a wave, not as a particle, ठीक है, ऐसा बोला de Broglie ने, ठीक है। अच्छा, ये बोला और एक असम्पशन और ली उसने, जिससे उसने MVR बराबर LH/2π को प्रूव किया। क्या लिया उसने? देखो, उसने बोला कि ये एटम है, ये न्यूक्लियस है जिसमें एटम घूम रहा है, ये सॉरी न्यूक्लियस नहीं, ये ऑर्बिट है जिसमें एटम घूम रहा है, ठीक है, और ये nth ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट है, और इसकी जो रेडियस है ना वो r है। de Broglie ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है किसी भी ऑर्बिट में तो वो ऐसे घूमता है कि उसकी इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ में पूरी की पूरी ऑर्बिट कवर हो जाती है। मतलब जो पूरी की पूरी ऑर्बिट की कवरेज है ना, वो पूरी वेव में होगी, कोई वेव आधी नहीं बचेगी। मतलब एक वेवलेंथ में, दो वेवलेंथ में, तीन वेवलेंथ में, चार वेवलेंथ में, इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ में कवर हो जाएगी। मतलब कहीं पर भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। इस तरीके से पूरी तरीके से इसने ले लिया, इंटीजर नंबर से कवर कर लिया, ठीक है। और ऐसी देखो ये एक वेवलेंथ दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की दूरी लैम्डा है ना, तो ये लैम्डा का जो नंबर है ना ये इंटीजर होगा। ये लैम्डा का जो नंबर है ना ये क्या होगा? ये इंटीजर होगा। जैसे लैम्डा 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 लैम्डा, ऐसे ये लैम्डा का नंबर होगा ना, ये इंटीजर होगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा जी, अगर मैं देखूं बच्चों तो क्या मैं तुमसे कह सकता हूं इन nth ऑर्बिट इन वेवलेंथ ने मिलकर कितनी दूरी तय करी है टोटल? 2πr बराबर n लैम्डा, 2πr बराबर n लैम्डा, तो लैम्डा बराबर n अपॉन लैम्डा बराबर 2πr अपॉन n,
2 पाई आर अपॉन एन, ठीक है। लैम्डा बराबर 2 पाई आर अपॉन एन मेरे बच्चों, और लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एच अपॉन एन वी, बाई डी ब्रोगली इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन एन वी 2 पाई आर अपॉन एन। रिअरेंज कर लो इसे, देखो तुम्हें दिखने लगेगा, आर को खींच लाओ नीचे, एनवीआर बराबर एनएच अपॉन 2 पाई। ये देखिए, इसका मतलब एनवीआर बराबर एनएच अपॉन 2 पाई ओनली एंड ओनली तब प्रूव हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं। तो इससे डी ब्रोगली का सिक्का गया जम, इससे डी ब्रोगली का सिक्का गया जम। लोगों को इस बात पर भरोसा हो गया कि हाँ लौंडा सही बोल रहा है, हाँ लौंडा सही बोल रहा है। और ये जो मैंने इंटीजर वेवलेंथ बोला है ना, इंटीजर वेवलेंथ बोला है, ये हायर लेवल की समझने वाली बात है, हायर स्टडीज में समझाई जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, तो इसको रिजल्ट की तरह याद कर लो। नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में एग्जैक्टली जो उस ऑर्बिट का नंबर है उतने ही वेव्स या उतनी ही वेवलेंथ पाई जाती है। जैसे अगर इसमें 5 लैम्डा दिख रही है तुम्हें, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे डायग्राम दिखा के कि 5 लैम्डा दिख रही है, तो कौन सी ऑर्बिट होगी, तुम मुझे देख के बता दोगे सर n बराबर 5 होगी, इसमें 5 लैम्डा है। तो नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। अगर वेव्स का मतलब बेसिकली वेवलेंथ से है कि अगर इसमें 5 वेवलेंथ दिख रही है, कितनी दिख रही है, 5 वेवलेंथ अगर दिख रही है, तो 5 वेवलेंथ का मतलब है कि ये कौन सी ऑर्बिट है, लंबा 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 लंबा, 5 में पूरी कवर हो रही है, 5वीं ऑर्बिट है, ठीक है ना, 5 में पूरी तरीके से कवर हो रही है। तो ये कौन सी ऑर्बिट है बच्चे, इट इज लाइक अ 5th ऑर्बिट। क्लियर है, क्लियर है। तो ये कहानी थी डी ब्रोगली की, जो डी ब्रोगली ने हमें सुनाई। चलिए जी, तो ये कहानी थी हमारी डी ब्रोगली की, जो हम लोग डी ब्रोगली के मुंह से सुन चुके। ये सारी वो बातें हैं जो डी ब्रोगली ने हमारे साथ करी और डी ब्रोगली ने हमको समझाया। आज इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा, आज इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिएगा और रिवाइज करके इसको ढंग से एक बार फॉर्मूले वगैरह सारे देख लीजिएगा, ठीक है ना। बोहर मॉडल को समझ कर लीजिएगा। मैं आज आपको न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हैं और मैं चाहता हूं कि आप एक बार बोहर मॉडल को पूरा एक बार दोबारा से ब्रशअप करके कंप्लीट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व डी ब्रोगली मॉडल, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। जो डी ब्रोगली से मिल रहा है वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे और हाइजेनबर्ग के बाद आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। हाइजेनबर्ग के बाद आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले आधे घंटे में डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग को निपटाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि लास्ट लेक्चर तक हमारे साथ जाएगा। अभी हमारे पास 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर हमारे पास बचे हैं, तो इन 2 लेक्चर को हम लगाएंगे, पूरी तरह डेडिकेट करेंगे टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो लॉज होते हैं उनकी बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद, ओके, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत आप लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा हर्डल नहीं है जो आपको रोक सके। आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचना है और अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको कि आपका नाम भी, आपके नाम के आगे भी 2 साल बाद डॉक्टर लगा होगा। 2 साल बाद आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप मेडिकल कॉलेज में जाएं और कुछ साल बाद आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगा होगा, डॉक्टर XYZ, ठीक है ना। तो ढंग से मेहनत करते रहिए और अपने सपने को मरने मत दीजिए। अपना सपना हमेशा आंखों में जिंदा रहना चाहिए। वो सफेद कोट और वो स्टेथोस्कोप हमेशा अपने आंखों में जिंदा रहना चाहिए, ठीक है ना। ये वो जीतना है हमें, वो जीतना है हमें, है ना। ठीक है जी, धन्यवाद, बाय बाय।